गणित कक्षा 10 के अध्याय 3 दो चरों में रैखिक समीकरण के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत किया जाता है। आज के इस पहले वीडियो में हम दो चरों में रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 होगा। दो चरों में रैखिक समीकरण। जैसा कि कक्षा 9 में हम एक चर में रैखिक समीकरण पढ़ते थे। एक चर का मतलब हो गया वो समीकरण या तो x के रूप में होगा, या तो y के रूप में होगा, या z के रूप में होगा। दो चर का मतलब हो गया x y, y z, z x। x और y दोनों उस समीकरण में मौजूद होने चाहिए, तब वो समीकरण दो चरों में रैखिक समीकरण होगा। जैसा कि बात किया जा रहा है समीकरण की, तो समीकरण में दो पक्ष होंगे, एक होगा बायां पक्ष और दूसरा होगा दायां पक्ष। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण। दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर वेरिएबल टू लीनियर वेरिएबल। इसमें क्या बोला है? दो चरों में, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका जनरल फॉर्म। तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा? x और y दोनों सम्मिलित रूप में आने चाहिए, अर्थात वो समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का होगा। जिसमें देखिए x क्या है? पहला, और y क्या है? दूसरा चर, और ये क्या है? चर। ये हो गया फर्स्ट वेरिएबल और ये हो गया सेकेंड वेरिएबल, और ये हो गया अचर। क्या हो गया? अचर। ये भी क्या हो गया? ये अचर। और सी भी क्या हो गया? अचर। तो इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट, जो फिक्स होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन x और y कंफर्म नहीं है कि वो क्या होंगे। तो इस तरह से हमने जानकारी प्राप्त किया कि दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax धन by धन c बराबर 0 होता है। अब हम देखते हैं दो चरों में रैखिक समीकरण का हल। दो चरों में रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करने की विधियां। दो चरों में, दो चरों में रैखिक समीकरण का हल। दो चरों में रैखिक समीकरण का हल। तो दो चरों में रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करने की हमारे पास कुल कितनी विधियां हैं, उन विधियों के बारे में हम जानते हैं। तो हमारे पास है आलेखी विधि, आलेखी विधि, ग्राफीय विधि। दूसरा विधि हमारे पास है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा विधि हमारे पास है विलोपन विधि, विलोपन विधि। और चौथा विधि हमारे पास है वज्र गुणन विधि,
वज्र गुणन विधि। तो दो चरों में रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करने की विधियां, हल ज्ञात करने की विधियां, ज्ञात करने की विधियां। तो दो चरों में रैखिक समीकरण का हल निकालने की हमारे पास ये विधियां हैं। आलेखी विधि, जिसको हम ग्राफीय विधि कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। और दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax धन by धन c बराबर 0। अब इबारती प्रश्न दिए होंगे, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम वाले जब प्रश्न दिए होंगे, तो उन प्रश्नों में जैसे माता की उम्र, पिता की उम्र की, पुत्र की आयु, पिता के आयु की, कुछ इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे, या आयत का परिमाप, उसके क्षेत्रफल का, ऐसे कुछ प्रश्न मिलेंगे। तो उन प्रश्नों को हम बोलते हैं इबारती प्रश्न। तो उन प्रश्नों को हम दो चरों के रैखिक समीकरण के रूप में बनाएंगे, जिसमें हमें दो ऑब्जेक्ट खोजना होगा। तो आज का ये जो वीडियो है वो बेसिक जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें आपको इस चैप्टर से जो बेसिक जानकारी उसी के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद इन विधियों के द्वारा, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, विलोपन विधि के द्वारा, वज्र गुणन विधि के द्वारा एक एक क्वेश्चन और उन विधियों को विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो अभी हमने जान लिया क्या कि दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक हल ax धन by बराबर, व्यापक रूप ax धन by धन c बराबर 0 होता है। और दो चरों में रैखिक समीकरण हल करने की हमारे पास यही विधियां हैं। इन्हीं विधियों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना भी है। अब देखते हैं दो चरों में दो समीकरण अगर हमको दिए रहे तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। दो चरों में दो समीकरण अगर दिए हैं यदि दो समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, ये हमें दो समीकरण दिया हुआ है। तो कब इनका हल होगा, कब इनका हल नहीं होगा, कब इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कब ये समांतर होंगे, कब इनका संगत हल होगा, कब इनका असंगत हल होगा, इनसे भी संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो रेखाएं, ये क्या है, जो समीकरण है वो लीनियर है। लीनियर का मतलब एक रेखा में है, तो इनको हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण की विशेषता क्या होती है कि उसमें जो चर होता है उसकी अधिकतम घात 1 होती है। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, जो चर होता है x और y, उसकी अधिकतम घात इकाई होती है, 1 होती है। अगर 1 से छोटा हो जाएगा तो वो समीकरण रैखिक समीकरण नहीं होगा। हमें उसको समानित करके रैखिक समीकरण बनाना होगा। तो समानित करके भी रैखिक समीकरण बनाने के लिए प्रश्न दिए जाएंगे। अभी हम देखते हैं इसकी कंडीशन। रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी या कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, या असंगत हल होगा, असंगत हल होगा। तो ये रेखाएं समांतर होंगी या कोई हल नहीं होगा या असंगत हल होगा। इसके लिए क्या कंडीशन होगा, तो इसके लिए हो जाएगा a1/a2
A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2। अगर A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर हो जाए तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी और उनका कोई हल नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये रेखा है वही ये भी रेखा है। हल का मतलब क्या हो गया? दोनों समीकरणों को सरल करने पर x और y का मान ज्ञात करना। दोनों समीकरणों को सरल करने पर x और y का मान ज्ञात करना। तो अब देखिए रेखाएं समांतर कब होंगी? जब A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। कोई एक हल होगा, कोई एक हल होगा। कोई एक हल कब होगा? जब A1 अपान A2 का मान जो है B1 अपान B2 के बराबर नहीं है। A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। तो इसका संगत हल भी होगा। क्या होगा? संगत हल होगा। इसको हम बोलेंगे कि संगत हल होगा। संगत हल होगा कहने का मतलब क्या हो गया? संगत हल होगा माने प्रश्न को जब सरल करें कुछ मान आएगा तभी तो संगत होगा। अगर कुछ मान नहीं आएगा तो वो क्या हो गया? असंगत हो गया। तो इसमें कोई मान नहीं आएगा तो यह संगत हो गया। इसको सरल करेंगे कोई हल होगा तो वो भी संगत होगा। अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो क्या हो जाएगा? A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। अगर समीकरण के अनेक हल होंगे तो ये कंडीशन हो जाएगा A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। तो इस तरह से आज के इस पाठ में हमने जानकारी प्राप्त किया कि दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax धन by धन c बराबर 0 होता है। दो चरों में रैखिक समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में हमने जाना। तो कुल 4 विधियों के बारे में हमने जानकारी हासिल की। पहली विधि आलेखी, दूसरी प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विलोपन विधि और चौथी वज्रगुणन विधि। इन विधियों के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और उसके बाद से हमने दो चरों में अगर दो रैखिक समीकरण दिए हैं तो उनके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? दो समीकरण यहाँ पर दिए हैं, उनके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? रेखाएं समांतर होंगी तो A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। कोई एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा तो A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। कोई अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे तो A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। ये A1 A2 क्या है? पहले समीकरण से x का जो गुणांक है वो A1 है, दूसरे से जो x का गुणांक है वो A2 है। पहले से y का गुणांक B1 और अचर पद C1, y का गुणांक B2 और अचर पद C2। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज से संबंधित प्रश्नों को लेकर। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे परीक्षा की दृष्टि से उन्हीं प्रश्नों को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।